इनमें से एक, ये गांधी जी के वर्ड हैं, विनायक सावरकर से मैं लंदन में मिला, मेरी नजर में वो बुद्धिमान, बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। ये गांधी ने लिखा है, बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। और आगे उन्होंने क्या लिखा, ब्रिटिश साम्राज्य की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं पहले समझ लिया था। मगर ये गांधी को तो समझ में आया, राहुल गांधी को नहीं समझ में आया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सुधांशु जी, जो यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा, वो सावरकर जी के भाई ने उन्हें चिट्ठी लिखी, फिर उसके बाद उन्होंने उनका पक्ष लिया। लेकिन इसके बाद आगे भी बढ़ते हैं, हमारे पीछे भी हम तस्वीर देख रहे हैं, हम गुजरात की धरती पर मौजूद हैं। अभी आपने कहा कि जब आप ये कोशिश करते हैं कि आप महापुरुषों को अपना लें, जो कांग्रेस पार्टी अभी कर रही है शिवाजी को अपनाने के साथ, वही वो आरोप आप पर लगाते हैं कि आप सरदार पटेल को अपनाने के और अपने बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कि महापुरुष ये मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये जो तुम्हारे थे वो अब हमारे हैं, ये राजनीति कैसे? देखिए, मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद सभी महापुरुषों को समान रूप से सम्मान दिया है। सरदार पटेल की सबसे बड़ी भव्य मूर्ति बनाई उन्होंने। गांधी जी का 150वां जो वर्ष था, पूरे धूमधाम के साथ, पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। गांधी जी की खादी की जो बिक्री थी वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी। अरे हमने अनेक लोगों को वो दिया। अब ये बताइए, एससी जमीर और तरुण गोगोई हमारी पार्टी के थे, उनको भी सम्मान दिया है, सिविलियन अवार्ड्स दिए हैं। तो ईमानदारी के साथ हम सबका सम्मान करते हैं, परंतु समस्या तब आती है जब किसी दूसरे के मन में, अब सरदार साहब की बात करते हैं, सरदार साहब की मृत्यु हुई 1950 में, बताए कांग्रेस उसने, जब तक गुजरात बना 1960 में, तब तक एक योजना, एक संस्थान, एक कोई चीज जो सरदार साहब के नाम पे हो। चलिए दूसरी बात कहता हूं, 2014 या भारतीय जनता पार्टी का राइज 90 के दशक से पहले कांग्रेस के किसी अधिवेशन में बैकग्राउंड में सरदार साहब की फोटो दिखाई है? कहीं नहीं, जीरो। तब समस्या आती है। और यह भी बात कहना चाहता हूं, जब मैंने कहा ना कि सितंबर 46 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो अगस्त 46 में कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें सारी प्रदेश कमेटियों से नाम मांगे जाते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कौन होना चाहिए। एक वोट पट्टाभी सीतारमैया को, एक या दो वोट जेबी कृपलानी को, शेष सारे वोट सरदार पटेल को, सारे वोट सरदार पटेल को। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, नेहरू जी को 0 वोट। अब 0 वोट पाके कोई प्रधानमंत्री बन जाए और सारे वोट पाके कोई किनारे रह जाए, उनको हक है बोलने, उसके बाद उसके नाम पर कुछ लिखा ना जाए। अच्छा, और ये मैं कोट भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर बाय दुर्गादास, सारा पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरा उस मीटिंग का याददाश्त तो गजब की है, ये तो हम सब मानते हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है राहुल गांधी एक लाइन आगे बढ़े हैं। ये माफी का जिक्र तो इससे पहले भी वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि भाई देखिए, गांधी, नेहरू, पटेल भी सालों तक जेल में रहे, लेकिन उन्होंने कभी माफीनामे की चिट्ठी पर साइन नहीं किया, और वीर सावरकर ने साइन करके गांधी, नेहरू, पटेल को धोखा दिया। एक लाइन वो और आगे बढ़ गए। मुझे लगता है थोड़ी उनको अपने पार्टी छोड़िए, परिवार की जानकारी नहीं है। आपको पता है, बगैर माफी मांगे किसी की सजा माफ हो गई हो? शायद आप लोगों को ना ध्यान हो तो मैं बता देना चाहता हूं, वो नेहरू जी थे 1923 नाभा में। और नाभा में केवल 3 घंटे के अंदर, और ये मैं कोट कर रहा हूं के संथानम, जो कांग्रेस के बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बने, उन्होंने अपनी किताब में, जो उनके साथ जेल में थे नेहरू जी के साथ, उन्होंने अपनी किताब हैंडकफ्ड विद नेहरू में लिखा है कि नेहरू जी को इतनी तकलीफ हो रही थी कि उनके पिताजी ने, यानी मोतीलाल नेहरू जी ने वॉइस रॉय से संपर्क किया, 3 दिन लग गए, और उसके बाद हमें जेल में खाना और फल भी मिलने लगे, हमारे कपड़े धुलने के लिए नौकर भी आ गया, हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलने लगी। इसके बाद कोर्ट ने नेहरू जी को 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा दोपहर में सुनाई गई, और इसका उल्लेख तो इनडायरेक्टली नेहरू जी ने भी किया है अपनी आत्मकथा में। के संथानम की किताब में तो बहुत क्लियर है, और ये अनेक उदाहरण है। ट्रैप्ड विद नाभा में दोपहर में हुई, और शाम होते होते ब्रिटिश गवर्नर ने अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए सजा माफ कर दी। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी, नेहरू, पटेल के इतने अच्छे कनेक्शंस थे कि बिना माफीनामे के उनकी सजा माफ हो जाती मैंने थी, तो शपथ, इसलिए उन्हें चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने तो शपथ की बात कही है। अच्छा, शपथ किसने ली थी बताइए? 37 की प्रोविंशियल असेंबलीज में कांग्रेस के नेता किसके नाम की शपथ लेकर सरकार में आए थे, और 46 में किसके नाम की शपथ ली थी जब अंग्रेजों का शासन था? माउंटबेटन और मनोहर लोहिया जी जैसे लोगों ने मना कर दिया था उस सरकार में आने से कि क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, मजेदार, ये 2 सितंबर का दिन ही क्यों चुना गया था 1946 में अंतरिम सरकार बनाने के लिए? पता है? वो इसलिए चुना गया था कि जब नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिरा है, तो 15 अगस्त को सरेंडर डिक्लेयर किया है जापान ने। 2 सितंबर 1945 को जापान के एम्परर ने सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन किया, और डोमिनिक लेपेरे और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में माउंटबेटन को कोट करते हुए लिखा है कि माउंटबेटन की इच्छा थी कि 2 सितंबर को ही होना चाहिए, क्योंकि दिस डे सिग्निफाइज द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन एशिया, क्योंकि इसी दिन कोरिया ने सरेंडर किया, उसी दिन जापान ने। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे भाई वो सुधांशु जी, फिर हम अभी भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों है? देखिए, आज कॉमनवेल्थ में किसका जलवा है? नहीं, जलवा किसी का भी, पर हम हैं क्यों उसका हिस्सा? अब हम उसको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ अभी भी रखते हैं। अच्छा, अब तो हम प्रधानमंत्री कौन है वहां? वो छोड़िए। लेकिन अगर तब की हम शपथ की अगर हम बात करेंगे, तो फिर तो ये वाली भी बात हो जाएगी फिर कि कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा हमें नहीं होना चाहिए, अब हमें उस पर स्टैंड लेना चाहिए। नहीं, हमें कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं होना है, हमें भविष्य में कॉमनवेल्थ को अपना हिस्सा बनाना है।
अच्छा, एक बात और, क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र में क्योंकि ये बयान दिया गया, तो उद्धव ठाकरे का जो गुट है, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, उसकी तरफ से ये डिमांड हुई कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए वीर सावरकर को। ये हम डिमांड करते हैं केंद्र की मोदी सरकार से। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही हम साथ आए हों सरकार बनाने के लिए, एमवीए का हम हिस्सा हों, लेकिन राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर जो बयान दिया उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। तो उद्धव ठाकरे की ये डिमांड मानने जा रही है केंद्र सरकार? देखिए, वैसे तो सावरकर जी के परिवार के लोग ही इस पर टिप्पणी कर चुके हैं, तो हमारे आपकी टिप्पणी करने का कोई वो नहीं बनता। फिर भी यदि हम ये कहना चाहें तो जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो इस तरह का ना कोई प्रस्ताव आया, ना हमारे साथ जब वो थे तब उन्होंने ऐसा कहा। और ज़्यादा कष्ट की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति महाराष्ट्र से सांसद बन के गया महाविकास अघाड़ी सरकार में उनके समर्थन से, जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर कसीदे पढ़े थे। बहुत कष्ट होता है इस बात को, इसलिए मैं कहता हूं सावरकर जी का सम्मान है, उसको दिल से सम्मान रखिए और उसके विषय के ऊपर ईमानदारी से राजनीति करें। मैं इस बात के लिए प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि कम से कम आज शिवसेना ने सावरकर जी के मुद्दे पर कांग्रेस को सही आईना दिखाया। एक इसी से जुड़ा सवाल ये भी कि क्योंकि ये मुद्दा उठा महाराष्ट्र में और शिवसेना बहुत अग्रेसिव हुई, वहां पर कांग्रेस पार्टी को उसको लेकर थोड़ी सफाई भी देनी पड़ी कि ये शायद उद्देश्य नहीं था, राहुल गांधी जो कह रहे थे उनका उद्देश्य कुछ और था, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, बहुत सफाई उन्होंने दी। उसके बाद आपने जब एक बात की तो कांग्रेस पार्टी उस पर बहुत अग्रेसिव हो गई, तो उन्हें मौका मिल गया उस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलने का आपके बहाने। मतलब उन्होंने बहुत, आपकी बात से बहुत साफ हो गया कि उनके मन में शिवाजी के प्रति सम्मान का भाव नहीं, राहुल गांधी के प्रति बचाव का भाव था। तो उन्होंने राहुल गांधी के लिए इसको ढाल के रूप में प्रयोग किया। और जो जब से यात्रा शुरू हुई है, मतलब केरल में पता नहीं किसको साथ में ले रहे हैं, फिर तमिलनाडु में कौन से पादरी को साथ में ले रहे हैं, तो कर्नाटक में उनका कार्यकारी अध्यक्ष पता नहीं क्या बोले दे रहा है, हिंदू शब्द का अर्थ गंदा है, पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक के जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उनकी नेत्री हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाले पे सामने है, और यहाँ गुजरात में भी कोई कुछ बोल देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी कौन सा मंत्र फूंकते हुए चल रहे हैं उस यात्रा में। और वैसे ये जिन चीजों को मुद्दा बना रहे हैं ना, इस मुद्दे को लेकर वो जिस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस पर जानते हैं हकीकत क्या है? उस पर मुझे एक लाइन याद आती है, कांग्रेस इसी को बनाती रही मुद्दा और पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ये राहुल गांधी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा पर फिट बैठता। नहीं तो राहुल गांधी को हिंदू भी नहीं मानते क्या? देखिए, हिंदू होना और हिंदू होने पर स्वाभिमान करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस बात के ऊपर रंच मात्र भी कॉन्फिडेंस है, तो जो मैंने शब्द बोला वो शिवाजी के उस वाक्य के साथ खड़े तो हो कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखी, बोलो तो कि स्मृति पुराण और वेद को साथ में रखा, मगर वो बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए मन में संदेह उत्पन्न होता है कि उनके लिए वो क्या कहते हैं, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। उनके नेताओं ने कितना बड़ा अपमान किया, कहते हैं हिंदुत्व शब्द 100 साल पुराना है। अरे नानक किताब पढ़ ले, उन्होंने लिखा है 10वीं शताब्दी से हिंदू शब्द का प्रयोग है। नहीं, लेकिन जब बात इतनी हिंदुत्व की हो रही है तो वीर सावरकर को तो हिंदुत्व का आइकॉन हर कोई मानता है, आप लोग भी मानते हैं, तो वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। देखिए, वीर सावरकर की जो स्थिति है भारत में एक बहुत विराट स्वरूप में है। मैंने बताया उनके परिवार के लोग बोल चुके, पर मुझे एक बात याद आई, आपने अभी बात कही तो मुझे याद है, जहां तक मुझे ध्यान है, अंग्रेजों ने वीर सावरकर की डिग्री भी छीन ली थी। नेहरू जी की छीनी थी क्या? कांग्रेस के किस नेता की डिग्री छीनी थी उन्होंने? ये अभी एंटाइटल्ड नहीं है वो करने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें हैं, देखें तो खत्म हो जाएगा। अरे आपको पता है, मैं ऐसे भी उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। सबको पता है अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई काकोरी प्रकरण में, और चंद्रशेखर आजाद जी को पकड़ने का प्रयास किया परंतु उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। उस काकोरी प्रकरण में अंग्रेजों का वकील कौन था? अंग्रेजों का वकील, यानी जो सरकार से पैसा लेकर यह इंश्योर करने में लगा था कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी होनी चाहिए, वो थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला। जो 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें मुस्लिमों के सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग मानी गई, यानी जहां विभाजन की नींव पड़ी, उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, और उनके नाम पे लखनऊ में आज भी एक सड़क है, जगत नारायण रोड। बताइए, उसके बाद पूछा। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा पढ़ लें बजाय इसके कि जो कांग्रेस के अंदर। लेकिन जब हम इस तरह से इतिहास में हुई सो कॉल्ड गलतियों का, कथित गलतियों का जिक्र करते हैं, तो एक मैसेज ये भी जाता है, क्योंकि हमेशा से हमने इतिहास में ये पढ़ा है और जितनी भी कहानियां स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हमने सुनी है, गांधी, नेहरू, पटेल, हो सकता है कुछ बातों को लेकर मतांतर हो, लेकिन कभी उनमें किसी तरह का बैर नहीं रहा। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि पंडित नेहरू एक अलग राह पकड़कर चल रहे थे, गांधी और सरदार पटेल की एक लाइन थी। ये जो डिफरेंस है, ये वाकई था या सियासत में दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसके लिए तो उस जमाने के
किताबों को नहीं, उनके हाथ लिखे पत्रों को पढ़ लीजिए, जो उन्होंने बोला उसको पढ़ लीजिए। सरदार पटेल तो एक अलग डायमेंशन पे चल रहे थे, पूरे भारत का एकीकरण उन्होंने किया। और कितना बड़ा काम किया, मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं। जब राम मंदिर का विषय उठा, उस समय मैं छात्र था, तो मैंने एक स्पीच में सुना, एक सज्जन से पूछा गया कि यदि सोमनाथ का विषय गुजरात में आज़ादी के तुरंत बाद सॉल्व हो सकता था, तो राम मंदिर का विषय क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, शायद इसलिए कि सोमनाथ सरदार पटेल के प्रांत में पड़ गया तो तुरंत सॉल्व हो गया, और राम मंदिर नेहरू जी के प्रांत में पड़ गया तो तब तक सॉल्व नहीं हो पाया। सारी 560 की रियासतें जितनी भी थी, 560 समथिंग, सब सॉल्व हो गई। मतलब जूनागढ़, हैदराबाद सब सॉल्व हो गया, भोपाल वगैरह। एक ही जगह जहां उन्होंने हाथ रखा नहीं सॉल्व हुआ। ये भी मैं नहीं कहता हूं, देखिए नेहरू जी ने कुछ एक अच्छे काम भी किए थे, जैसे एम्स की स्थापना की थी, उन्होंने स्टील के प्लांट्स बनवाए, डैम बनाए, वो मानते हैं। मगर जो भयंकर गलतियां हुई उसको भी स्वीकार करना चाहिए ईमानदारी से। सुधांशु जी, क्या ये ओवर सिंप्लीफिकेशन भी है? क्योंकि बहुत कुछ एक महापुरुष जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और तमाम महापुरुष जो इतिहास में गुजरे हैं, उनका जीवन लंबा रहा, हृदय परिवर्तन हुआ, कभी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, फिर वहां से हटे, ऐसे तमाम उदाहरण हो सकते हैं। तो क्या जनरलाइजेशन भी है एक ढांचे में उनको फिट करने के लिए? जनरलाइजेशन की आपने बात कही तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 1931 में कांग्रेस का इरविन के साथ पैक्ट हुआ, 47 में आजादी मिली। इन 16 साल में केवल 42 का भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ के बताइए कौन सा आंदोलन लड़ा कांग्रेस ने? इंटायर 16 ईयर्स बताइए। खूब जिन जो दर्शकों से कह रहा हूं, खूब रिसर्च करिए, खोजिए कि 1931 के बाद कौन सा आंदोलन हुआ, और 42 का भारत छोड़ो आंदोलन 2 महीने में सरकार ने क्रश कर दिया था। बताइए कौन सा आंदोलन हुआ? इसे कहते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन, कि आंदोलन ही नहीं था, और उसके बाद 42 के बाद 47 तक कौन सा आंदोलन था? 5 वर्ष। तो कांग्रेस पार्टी की अप्रोच, वो कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी में अहम भूमिका निभाई, उसने आजादी में कोई अहम भूमिका नहीं निभाई? नहीं, देखिए आजादी में 3 प्रकार के योगदान रहे। एक राजनीतिक आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, जिसका कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, उसका भी योगदान है। एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसमें सूर्य सेन, बाघा जतीन, शचींद्रनाथ सान्याल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, वासुदेव बंदर फड़के, वीर सावरकर, मदन लाल ठींगरा, ऊधम सिंह, सबका योगदान था। बताइए, वाइसराय हार्डिंग पे बम फेंका गया, वहां पर चटगांव में आर्मरी कैप्चर हो गई, काकोरी में खजाना कैप्चर हो गया, भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंक दिया, कलकत्ता के कमिश्नर को, इनका कोई योगदान ही नहीं था। तीसरा, एक सैन्य अभियान जो रास बिहारी बोस जी और सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में हुआ, आजाद हिंद फौज बनी, और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार अगर आप माने तो 1943 में आजाद हिंद फौज की एक्साइल गवर्नमेंट थी, जिसको उस जमाने में 8 या 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। तीनों का योगदान है। बस हम यही तो कहना चाहते हैं, ईमानदारी से स्वीकार करिए। जब 75वीं वर्षगांठ हुई 2018 में, तो हम मोदी जी ने उसका पूरा यहां पर इंडिया गेट के ऊपर पूरा उसका स्वागत किया, जो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबके योगदान को सराहिए। और एक फैक्ट और जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, कभी आपने ये ध्यान दिया कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था, उसके अनुसार आजादी की डेट 15 अगस्त 47 तो नहीं थी, 30 जून 1948 थी। ये 1 साल पहले का छोड़ दिया। उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण यह है कि नवंबर 1945 में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ क्लॉड मैकॉनले, शायद उसका नाम है, वो वाइसराय को लिखता है कि आजाद हिंद फौज के जिन अधिकारियों और सिपाहियों पर मुकदमा चल रहा, उसके चलते हुए भारतीय सैनिक अब बहुत रेस्टलेस हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो 11 फरवरी 1946 को लिखता है कि अब मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और एक गोपनीय मैसेज भेजा जाता है कि ब्रिटिश अधिकारी अपने परिवारों को बंबई और कराची भेज दें, चुपचाप, किसी को पता न लगे। 18 फरवरी या 16 फरवरी 1946 को नौसेना में अपराइजिंग होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और 2 दिन के अंदर कलकत्ता, कराची और बंबई में 20,000 नौसैनिक, 100 जहाज कब्जा कर लिए जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सरदार पटेल से, नेहरू जी को भी इन्वॉल्व किया गया था, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उनको समझाइए। 12-13 दिन के बाद सैनिक वापस आते हैं 28 फरवरी के आसपास, और मार्च 46 में कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव हो जाता है, और 2 सितंबर 46 को अंतरिम सरकार बना दी जाती है, और 15 अगस्त 47 को स्वतंत्रता मिल जाती है। इसके बावजूद 30 जून 48 तक माउंटबेटन वाइसराय क्यों रहते हैं, इसको तो बता दें। अगर यह मानते कि कोई बचा हुआ एजेंडा था, तो पाकिस्तान के तो वाइसराय नहीं रहे, वहां का तो वाइसराय रहा मोहम्मद अली जिन्ना, तो भारत के वाइसराय माउंटबेटन क्यों रहे? इसलिए मैं कहता हूं, ये सब जो आपने कहा एकदम सिंप्लीफाइड है, मगर ये मैंने जो भी आपको फैक्ट बताया कि फैक्ट ऐसा नहीं जो आपको पता ना हो। ठीक है, आपने सुधांशु जी तफसील से जिक्र किया कि वीर सावरकर का कितना योगदान रहा आजादी की लड़ाई में, और राहुल गांधी देखिए भाई कैसे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ठीक वैसा ही इधर भी होते देखा कुछ दिनों पहले, जब कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक आर्टिकल लिखा, और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पहले दोस्त फिर भारत की नीति पर अमल किया गया, इसीलिए कश्मीर में इतना बड़ा ब्लंडर हुआ। वो जिक्र करते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने 3 बार कश्मीर के विलय का प्रस्ताव भेजा पंडित नेहरू के पास, लेकिन 3 बार उसे खारिज कर दिया गया। तो जो उधर से हो रहा है वही इधर से भी तो होता हुआ नजर आ रहा है। उधर से सावरकर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके जो कदम थे
उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और इधर पंडित नेहरू के उठाए गए कदमों को या जो फैसले उन्होंने लिए उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। देखिए, वीर सावरकर पर तो मैंने पुनः रिपीट किया जा रहा हूं, जब आपका अध्यक्ष ही ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था तो मामला ही खत्म हो जाता है। और उसका भी प्रमाण यह था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1914 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके समर्थन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, इस प्रत्याशा में किया था कि वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तो हमको आजादी दे देंगे, पर उसके बाद जलियांवाला बाग मिला था, वो अलग बात है, पर यह भी सत्य है। परंतु जो आप ये कहने का बात कर रहे हैं, नेहरू जी ने जो बात की तो सिर्फ एक सिंपल सी बात, चलिए बाकी किताब में क्या लिखा छोड़िए, एक ही जगह थी जहां नेहरू जी ने इंटरेस्ट लिया, और अगर रियासतों के एकीकरण का महकमा सरदार पटेल के पास था तो नेहरू जी ने कश्मीर को उससे अलग क्यों रखा? सब कुछ सरदार पटेल को दे देना चाहिए था। जब गृह मंत्री के रूप में रियासतों का एकीकरण का विभाग सरदार साहब देख रहे थे तो सिर्फ कश्मीर ही नेहरू जी क्यों देख रहे थे? दूसरा, जो किरण रिजिजू जी ने कहा, किरण रिजिजू जी का विषय तो अपनी जगह, उस समय जो वहां की रियासत के प्राइम मिनिस्टर थे मेहरचंद महाजन, जो बाद में भारत के चीफ जस्टिस भी बने, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं 24 अक्टूबर को दिल्ली आ गया, 3 दिन तक नेहरू जी ने निर्णय नहीं लिया, और वो बार बार ये कह रहे थे कि पहले विलय की शर्तें तय हो जाएं, और विलय की शर्त में यह थी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता दे दी जाए, जबकि शेख अब्दुल्ला जेल में थे महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध आंदोलन करते हुए। लास्ट में उन्होंने लिखा, और कई इतिहासकारों ने लिखा है कि जब मीटिंग में बात हुई तो मेहरचंद महाजन आखिर में उठकर खड़े हुए कि यदि आप तुरंत फौज नहीं भेजेंगे तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि जो हिंदू फंस गए हैं श्रीनगर में उनको अगर सेफ एग्जिट दिया जाए, तो मैं यहीं से जहाज लेकर कराची जा रहा हूं, जिन्ना से बात करूंगा। तो ये कहा जाता है कि सरदार साहब ने बगैर नेहरू जी की तरफ देखे उनसे कहा कि आप जाइए, भारतीय सेना पहुंच रही है, और उसके बाद उन्होंने शेख अब्दुल्ला की तरफ देखा, और उसके बाद नेहरू जी की तरफ देखा, और उसके बाद उन्होंने सैम मानेकशॉ से कहा कि जनरल यू हैव गॉट द ऑर्डर्स। अब ये कहने वाला कौन है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहा है और वहां की गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए गलती हो गई, हो गई, अरे मान तो, लेकिन आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आप मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। एक होता है कि भाई हमने कई फैसले लिए, कुछ फैसले गलत भी हो गए, लेकिन यह कहना कि पहले दोस्त फिर भारत की नीति पर अमल किया गया, यानी दोस्तों को तरजीह दी गई, देश से ऊपर उन्हें रखा गया, तो आपको नहीं लगता कि यह देश के पहले प्रधानमंत्री पर, इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, मैं तो सिर्फ यह कहूंगा कि अगर एक ही राज्य उन्होंने अपने पास रखा तो अब यह मंशा पे सवाल है या नीति पे सवाल है, ये मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। दूसरा, उन्होंने दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है तो सीज फायर कौन करता है? जिसकी फौज हार रही हो। यहां हम जीत रहे थे, हमने सीज फायर किया। यूनाइटेड नेशंस में कौन देश जाता है? जो छोटा हो, कमजोर हो, जिसकी फौज हार रही हो। हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, हम यूएन में गए। दूसरा, मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, यूएन बना कब? 24 अक्टूबर 45 को, और 26 अक्टूबर 47। यूएन की कोई हैसियत नहीं थी उस समय तक, यूएन की कोई लेजिटिमेसी नहीं थी। मेरे विरोधी रिसर्च करके बता दें कि कश्मीर से पहले कौन सा मुद्दा यूएन में गया था। और सरदार पटेल के प्राइवेट सेक्रेटरी एवी शंकर, जो आईसीएस थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 8:15 बजे नेहरू जी का भाषण होना था ऑल इंडिया रेडियो पे। सरदार साहब रिक्वेस्ट करते रहे कि उस भाषण की कॉपी आए, उन पे 7:45 बजे पहुंची। और जब उन्होंने देखा कि उसमें जनमत संग्रह, ये एवी शंकर ने लिखा है, सरदार पटेल के सेक्रेटरी जो आईसीएस थे, उन्होंने लिखा कि जब सरदार साहब ने देखा कि उसमें जनमत संग्रह का उल्लेख है, उन्होंने नेहरू जी को फोन मिलाया, तब तक वो अपना भाषण देने के लिए निकल चुके थे। तो उन्होंने कहा, एवी शंकर ने, उन्होंने मुझे आकाशवाणी के स्टूडियो भेजा कि जाओ और जाकर अगर हो सके तो नेहरू जी को रोको और उनसे कहो कि मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि ये वाली लाइन हटा दें। पर एवी शंकर लिखते हैं जब तक वो पहुंचे तब तक उनकी स्पीच शुरू हो गई थी। अब ये मंशा है या नीति है, ये तय करना चाहिए दर्शकों को। लेकिन सुधांशु जी, यही बार बार घूमकर बात यही आ जाती है कि अभी जब सावरकर का मुद्दा उठा तो देवेंद्र फडणवीस ने गांधी जी की भी एक चिट्ठी दिखा दी, अभी नेहरू जी की बात हो रही है, गांधी जी की भी चिट्ठी दिखाई, कहा गया उन्होंने भी देखिए ऐसा कहा था। तो फिर तो हम सबको एक ही लाइन में खड़ा कर रहे हैं, कैसा है क्या? देखिए, क्या बातें होती हैं कि किसी समय का कुछ एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल होता था, अगर आप उसको मुद्दा बनाएंगे तो बात तो सही है ना, कि अगर आप उठाएंगे बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी, और अगर बात निकलेगी तो कांग्रेस की स्थिति वो हो जाएगी कि कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। एक एक बात निकलेगी और वो इतने फैक्ट के साथ निकलेगी। और मैं तो दर्शकों से ये भी कहता हूं, जो नेहरू जी के लेटर्स हैं खुद उनके साइन किए हुए, जो 83 में पब्लिश्ड हुए हैं इंदिरा जी की सरकार के समय में, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में रखे हैं, उन पत्रों को ही अगर राहुल गांधी जी पढ़ लें तो उसी में से बहुत सारी बातें निकलेंगे। मगर हम उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहते। एक सिर्फ नीति का आपने सुनिए, सबके लिए फिर एक नीतिगत बात कह दी, चलिए हम अपनी तो कोठी नहीं कर रहे हैं। ये आपने नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, उसमें क्या लिखते हैं? नटवर सिंह जी लिख रहे हैं, हम नहीं कोट कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि 1954 में चाइना से आने के बाद नेहरू जी उस पूरी चाइना के साथ जो जो बातचीत हुई, डिप्लोमेटिक बातचीत, उसका विवरण भी एडविना माउंटबेटन को अपने पत्र में लिख रहे हैं। वो पत्र भी उपलब्ध है, और ये नटवर सिंह का बयान है, मेरा नहीं। इस प्रकार से उन्होंने ओथ ऑफ सीक्रेसी का एक प्रकार से हनन किया, यानी गोपनीयता की जो शपथ प्रधानमंत्री की होती है कि विदेश और गोपनीय मुद्दे किसी अन्य के संज्ञान में नहीं होने चाहिए, उसका उल्लंघन किया। ये नटवर सिंह की है।
करें जाके मुकदमा, उन पे जाके दावा करें। पहुंच चुके नजर आ रहा है कांग्रेस इस पर बुरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। देखिए, आपने बुरी देखा होगा पवन खेड़ा ने बाकायदा एक ट्वीट कर दिया कि हम सुधांशु जी के साथ किसी डिबेट में जाएंगे नहीं जब तक वो माफी नहीं मांग लेते। क्या इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है? जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने माफी शब्द का जिक्र नहीं किया, मैंने वो आपका बयान बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन आप जब माफी का जिक्र हो रहा है, आरोप लग रहे हैं वीर सावरकर पर, कांग्रेस पार्टी लगा रही है, उस वक्त आप छत्रपति शिवाजी का जिक्र करते हैं और कहते हैं उन्होंने भी औरंगजेब को 5 बार पत्र लिखा था। इसका क्या मतलब था एग्जैक्टली, अगर आप ये बता रहे हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी के विषय में, अरे भाई मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, तो सपने में नहीं सोच सकता छत्रपति शिवाजी के बारे में वो लोग आके बात करते हैं जिन्होंने अपनी किताबों में, आज जाइए नेट पे सर्च करिए, हाउ मेनी टाइम शिवाजी लूटेड सूरत, ये शब्द निकल के आता है वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा। वो लिख के आता है कि औरंगजेब एक जिंदा पीर था, मध्यकालीन भारत, रिटन बाय सतीश चंद्रा। इनके सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, अभी फेसबुक पे अवेलेबल है, कि उन्होंने रहमतुल्लाह अल सलेह लिखकर औरंगजेब के जाके कब्र पे मरसिया पढ़ा कि कितना महान व्यक्ति था। दिल्ली में हमने औरंगजेब के नाम की जब रोड बदली तो उनके विधायक आगे छाती ठोकने लगे। सारी किताबों में औरंगजेब को महान लिखा, कहीं लुटेरा शब्द लिखा नहीं। अब मैं बताता हूं, छत्रपति शिवाजी ने जिस रणनीति के तहत काम किया, और यह बात कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, उन्होंने रणनीति के तहत किया। वो अगर आगरा गए तो कोई उसके दबाव में नहीं गए, वो टाइम बाई करके और फिर उन्होंने मुगल साम्राज्य को समाप्त करने का काम छत्रपति शिवाजी ने ही किया। और इसीलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं, और यह बात अनेक इतिहासकारों ने लिखी कि शिवाजी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए, क्योंकि डिप्लोमेसी का लड़ाई के साथ सुंदर उपयोग मध्यकालीन भारत में चाणक्य नीति के तहत सबसे बेहतर ढंग से शिवाजी ने किया। जिस समय लोगों को पता नहीं गोलकुंडा, बीजापुर और मुगल साम्राज्य तीनों एक हो जाते थे, तो वो रणनीति के तहत काम करते थे और इसीलिए लोग उनको महान मानते हैं। मगर वो लोग जिन्होंने शिवाजी के विरुद्ध सारे कार्य कर, अब ये बताइए, नहीं बोल पाए ना कि हिंदवी स्वराज्य के साथ है, हिंदू साम्राज्य के साथ नहीं बोल पाए। शिवाजी ने जो साम्राज्य बनाया मराठा साम्राज्य में, उसका नाम क्या था? हिंदू पद पातशाही। बोलिए, हिंदू पद पातशाही के साथ है? नहीं। भाषण देने तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी ने भी एक स्ट्रैटेजी के तहत औरंगजेब से माफी का पत्र लिखा, उसी तरह वीर सावरकर ने भी अंग्रेजों को जो पत्र लिखा उसके पीछे स्ट्रैटेजी थी ताकि वो जेल से छूट कर आए और देश के लिए अपना योगदान दे पाएं। मैंने माफी शब्द नहीं कहा, मैंने कहा शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा और उन्होंने पत्र के द्वारा रणनीति बनाई और 3 बार संधि करके खुद ही तोड़ी और उसके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और मुगल साम्राज्य का अंत हुआ मराठा साम्राज्य के उद्भव के साथ, और जिसके साथ मैं चुनौती से कहता हूं, ये हिंदू पद पातशाही वर्ड के साथ कभी नहीं खड़े होते, हिंदू साम्राज्य वर्ड के साथ कभी नहीं खड़े होते, हिंदवी स्वराज्य शब्द के साथ कभी नहीं खड़े होते। वो आकर आज ये बात करने की प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, छत्रपति शिवाजी की विरासत के साथ सबसे बड़ा धोखा जिन लोगों ने किया, उसका जितना अपमान जिन लोगों ने किया, जिन्होंने मुगलों को महान बताया, वो लोग आकर अगर ये कहने का प्रयास करते हैं। मैंने तो कोट किया शिवाजी के राजकवि की, शिवाजी के समय की कोटेशन कोट किए। अरे ये बताइए, महाराष्ट्र में जानता राजा नाटक होता है जो शिवाजी के बारे में, जब वो समाप्त होता है तो क्या छंद बोला जाता है? कानी जिमी कंस पर तेजतम अंश पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज। पूछे मानते हैं ना? महान। इसलिए मैं कहता हूं, चेहरे पे चेहरा लगा के कांग्रेस बचने का प्रयास नहीं कर सकती, भागे चाहे जितना, परंतु सबको पता है कौन शिवाजी की विरासत के साथ खड़ा है, कौन हिंदू पद पातशाही, हिंदुत्व, हिंदवी स्वराज्य के साथ खड़ा हुआ है और कौन जो उसके खिलाफ खड़ा है। तो फिर गांधी जी का भी एक पत्र सामने आ गया, उसकी भी चर्चा हो गई, उसके बाद ये चर्चा निकल आई कि जिसमें शिवाजी की चर्चा शुरू हो गई। तो फिर ये कहां है इसका अंत? देखिए, राहुल गांधी जी के सामने भी एक समस्या है कि वो अपनी पार्टी के इतिहास से वाकिफ नहीं है। भाई, जिस समय वो स्वतंत्र वीर सावरकर की बात करते हैं, वो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ। वो भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वातंत्र समर लिखा। मैं चुनौती से पूछता हूं, 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता बताइए जिसने 1857 को स्वतंत्र समर लिखा हो। सबने म्यूटिनी, रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी लिखा। और जिस वर्ष में सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, वो वर्ष कौन सा था? 1910। और जाके चेक करिए, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम बैटनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। आप तो मातहत हैं, ब्रिटिश सरकार के बाबू के नीचे खड़े हुए हैं। और रही बात इसकी लेटर लिखने की, तो राहुल गांधी जी देख लें, उनके बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत बड़े बड़े, मैं नाम लेके किसी का मूर्ति भंजन नहीं करना चाहता, वॉइसराय को लिखा है फील ओब्लाइज्ड टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को लिखा है, राजकुमार को, आई बेग टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। मैं याचना करता हूं कि आपका वफादार सेवक बना रहूं। और दूसरी बात यह बताइए, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ किसने ली? नेहरू जी 15 अगस्त 47 को नहीं प्रधानमंत्री बने थे, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 2 सितंबर 1946 को बने थे। आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और क्या कहता है, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? जब माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी,
ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिष्ठा की शपथ ली, यूनियन जैक झंडा था, नहीं, तिरंगा लेकिन नहीं जैसा था। जैसा सुमेरा इसलिए मैं भी कह रहा जानने हूं। की कोशिश कर रही थी कि ये सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंशा को पूरा करने के लिए इतिहास को अलग तरीके से लिखा गया। बार बार होता है इसका जिक्र कि बाएं हाथ से लिखा गया इतिहास, यानी वामपंथी इतिहासकारों ने कुछ अलग ही इतिहास पढ़ा दिया हमारी एक पूरी की पूरी जनरेशन को। तो क्या इतिहास को, हिस्ट्री को रीराइट करने की तैयारी है? देखिए, एक तो होता है हिस्ट्री को बदल दिया गया, एक होता है टोटल झूठा इतिहास पढ़ा दिया गया, टोटल। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, बताइए वो स्वतंत्र वीर सावरकर जिनको अंडमान की जेल में रखा गया, कोल्हू में बैल की जगह पेड़ दिया गया, वो तो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, जिनके लिए अंग्रेजों ने कहा इसको नहीं छोड़ना है, ये बहुत बड़ा खतरा है, और जो जेल में रह रहे थे, जलवाए जलाल से रह रहे थे, खाने पीने की सुविधा थी, इतना ही नहीं किताब लिखने के लिए सेक्रेटरी भी था और वॉलीबॉल खेलने की भी सुविधाएं थी, जिनके लिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ, और जिनके वॉइस रॉय के परिवार के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे। 1948 में शिमला में छुट्टी मनाने गए थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस छुट्टी मनाने शिमला में, वो लड़ाई लड़ रहे थे, और जो संघर्ष कर रहे थे वो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इस पर तो मुझे वही लाइन ध्यान आती है, वो जब आज क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि भाई कि नौरंग ये सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। तो फिर अब सही इतिहास कैसे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये तो जो अभी तक पढ़ाया गया बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। देखिए, मैं सिर्फ एक कोट करता हूं, वीएस नायपॉल बहुत बड़े विचारक हुए हैं, राइटर हुए हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला 2003 में। उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता है, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। और कहता है उससे भी बुरा यह है जो विदेशियों में भी उन विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता जो इसके दुश्मन रहे, नहीं रहे, जो इसके दुश्मन रहे, जिन्होंने इस पे हुकूमत की, उन्हीं के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। ऐसा विचित्र देश हमने कहीं नहीं देखा होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि दुनिया में कहीं लड़ाई होती है दो राजाओं में, तो एक ही को महान माना जाता है और दूसरे को नहीं, चाहे कोई जीते हारे। उसने कहा यहां जनता महाराणा प्रताप को महान मानती है और किताबों में अकबर महान है, जनता छत्रपति शिवाजी को महान मानती है, किताबों में औरंगजेब महान है। उसने कहा ऐसा विचित्र इतिहास लिखने वाला दुनिया में कोई और दूसरा देश नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा था वुंडेड सिविलाइजेशन है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, और वो जो इतिहास के अनादिकाल से आज तक बची हुई एकमात्र सभ्यता है भारत।